हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास अपॉन में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट के लिए मैं लेके आया हूँ, बिलासपुर यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट के लिए है स्पेशली ये। और ये है केमिस्ट्री का दूसरा पार्ट, बहुत ही जल्द तीसरा पार्ट भी मैं अपलोड कर दूंगा। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, जितना हो सके इसे शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे यूनिट फर्स्ट, जहाँ पे देखिए संकेतन, यहाँ पे देखिए एक इम्प्लाइज दैट जैसा चिन्ह है। ये क्या चीज़ को दर्शाता है? तो ये अनुनाद को दर्शाता है, जहाँ तक मैंने इसको अनुनाद में देखा है। ठीक है, ये आपको बुक में भी आप एग्जाम्पल देखेंगे तो इसके आंसर मिलेंगे। ठीक है, फिर न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल में क्या अंतर है? निम्न में से न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल को पृथक कीजिए। ठीक है, तो वे अभिकर्मक जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं न्यूक्लियोफाइल, वे अभिकर्मक जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो इस पर मैंने पूरे यहाँ पे इसके आंसर्स बना दिए हैं, इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए संकरण क्या है? sp, sp2 और sp3 संकरण को उदाहरण से ही समझाइए। ठीक है, तो संकरण आपने 12th में भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने बहुत ही सिंपल सा उसका नोट सा बनाया है इसको खुद से, और इसके एग्जांपल भी दिए हैं। ठीक है, एल्केन एल्किन एल्काइन में मैंने इसका एग्जांपल दिया हुआ है sp, sp2 और sp3 संकरण के लिए, और संकरण का परिभाषा भी अच्छे से दे दिया है। इस तरीके से इसको पूरा नोट कीजिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। विशिष्ट घूर्णन, विशिष्ट घूर्णन क्या है? तो जब कोई प्रकाशिक समावेशी समतल द्वित प्रकाश के तल को जितने अंश घुमाता है उसे घूर्णन कोण अल्फा कहते हैं। इसका मान अणुओं के प्रकार और उनकी संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, और विशिष्ट घूर्णन इसको इस सूत्र के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। देखिए विशिष्ट घूर्णन का मान इस तरीके से हम ज्ञात करते हैं। फिर डायस्टेरियोमर, किसी यौगिक के ऐसे त्रिविम समावेशी जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते हैं, डायस्टेरियोमर कहलाते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसके उदाहरण है, यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं। एग्जाम्पल देना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसको नोट कीजिएगा। फिर इसके बाद है आपेक्षिक और निरपेक्ष विन्यास के बारे में मैंने यहाँ पे लिख दिया है। बहुत थ्योरी ज़्यादा था, तो मैंने बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे कि वीडियो जल्दी बनाइए, तो मैं फटाफट इसका वीडियो बना रहा हूँ, और थर्ड का भी जल्दी से जल्द मैं अपलोड कर दूँगा। फिर इसके बाद है आपका किरेल अणु क्या है? यदि कोई अणु अपने दर्पण प्रतिबिंब को अध्यारोपित नहीं करता है तो ऐसे अणु को किरेल अणु कहते हैं, यानी कि कार्बन पर अलग अलग समूह जुड़ा रहेगा। ठीक है, असममित कार्बन परमाणु भी बोलते हैं जहाँ तक इसको। ये जो घटना है वो किरलता कहलाती है। लैक्टिक अम्ल का उदाहरण दे दिया है मैंने यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद देखिए ये आपका हुआ ये थर्ड यूनिट है, जहाँ पे आपको साइक्लोप्रोपेन में यानी कि साइक्लोएल्केन में बनाना बंध को कैसे समझाना है। तो यहाँ पे देखिए इसको नोट कर लीजिएगा ध्यान से। इसके बाद अगला जो है वो है बेयर तनाव। बेयर तनाव क्या है? तो बहुत ज़्यादा थ्योरी है, इसमें से कुछ पॉइंट्स आप काट भी सकते हैं, लेकिन 3 नंबर का है, आपको अच्छे से अच्छे आंसर इसका लिखना पड़ेगा। फिर है एल्किन में इलेक्ट्रॉन स्नेही योग की विधि। ठीक है ना, ये आपका 4th यूनिट होगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो है ना ब्रोमीन के योग की अभिक्रिया है। ठीक है ना, एथिलीन में, इसको पूरा नोट कीजिएगा। ये पूरा इसकी क्रियाविधि है, किस तरीके से बनेगा। फिर इसके बाद है मार्कोनिकॉफ का योग। ठीक है, किसी असममित एल्किन में हैलोजन अम्ल का योग। ठीक है, हैलोजन अम्ल यानी कि ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। इस तरीके से रूल लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा डिटेल में मैंने बता दिया है क्या क्या उसके प्रभाव हैं। ठीक है, ये सब चीज़ इसके प्रभाव है। इसके बाद है आपका डिल्स एल्डर अभिक्रिया जो है, इसके बारे में है। ठीक है, 3 क्वेश्चन है आपके 4th यूनिट में, इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से, और ये इसके क्रियाविधि है। फिर है आपका यूनिट 5 इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने उसका परिभाषा बता दिया है किस तरीके से होता है, और ये उसकी क्या है क्रियाविधि है। और इसके बाद इसको मैंने बेंजीन में बताया। ठीक है, चाहो तो आप इस उदाहरण में R की जगह C6H5 लिख सकते हो। और उसके बाद जो इसका उदाहरण है, ठीक है ना, ये है इसका उदाहरण नाइट्रीकरण, और ये पूरा इसका मैकेनिज्म है। सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण का भी पूरा मैकेनिज्म है, क्योंकि पूरा एक ही क्वेश्चन 7 नंबर में आया है, तो ये सब आपको पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक, तो हैलोजनीकरण ये है आपका तीसरा एग्जाम्पल। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया का, और साथ ही साथ इसका पूरा मैकेनिज्म है। यहाँ पे इस तरीके से है, देख लीजिए पूरा।
और इसको पूरा नोट कीजिएगा। और इसी तरीके से आपका यूनिट 5 टोटल 5 यूनिट मैंने यहाँ पे आंसर इसके बता दिए हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका थर्ड पार्ट का वीडियो बहुत ही जल्द अपलोड हो जाएगा आज ही में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और इसे अपने दोस्तों तक शेयर करके हमें भी सपोर्ट कीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।